नमस्कार साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एक्सेल एनसी आईएएस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम लोग जो गुड गवर्नेंस का रिमेनिंग पोर्शन है, जिसमें कि एट्रीब्यूट्स ऑफ द गुड गवर्नेंस पढ़ना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, और व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव दिस सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज का टॉपिक का, आज का क्लास का क्या ऑब्जेक्टिव्स है ना। पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग ना एट्रीब्यूट्स ऑफ द गुड गवर्नेंस की बात करेंगे कि क्या क्या गुड गवर्नेंस के फीचर्स होने चाहिए, उसको क्या बोलते हैं ना, एट्रीब्यूट्स, है ना, एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड गवर्नेंस। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द डे है वो क्या है कि व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। इसकी चर्चा करेंगे कि भारत सरकार ने अभी तक क्या क्या इस डायरेक्शन में क्या कदम उठाए हैं, और इसके बाद कुछ हम लोग क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो हमारे यहाँ पर क्लासरूम में एज ए क्लास वर्क की तरह कराया गया था और प्रीवियस टेस्ट में इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसकी चर्चा करेंगे कि आपके पास गुड गवर्नेंस में किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आपका एक बेसिक आइडिया होगा। तो चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले अभी तक हम लोगों ने क्या बात की है कि गुड गवर्नेंस जब आप पढ़ते हैं तो गुड गवर्नेंस में आपके पास क्या क्या कॉन्सेप्ट अभी तक आ गया है कि whenever we talk about the good governance, तो गुड गवर्नेंस का जो आइडिया है, पहला पॉइंट किससे शुरू किए थे हम लोगों, गुड गवर्नेंस क्या है, इट इज एन आइडिया। और ये आइडिया बेसिकली एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है ना। हम लोग बात किए हैं द कौटिल्यास के कॉन्सेप्ट की, फिर हम लोग प्लेटो, एरिस्टोटल, बहुत सारे इस तरह के आइडिया, गांधीयन व्यू पॉइंट देखे कि जो सुराज का कॉन्सेप्ट है, ये सब बातें किए। तो इससे ये कंक्लूजन है कि जो गुड गवर्नेंस का जो आइडिया है वो बेसिकली कैसा है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है, वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, लेकिन जो इसका एक कॉन्क्रीट आउटलाइन कि जब गुड गवर्नेंस बोलेंगे तो हमारा क्या मतलब होना चाहिए, गुड गवर्नेंस किस तरह से गवर्नमेंट को चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है, तो गुड गवर्नेंस में जो कंसेप्ट एस्पेक्ट है और ये कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट है वो रिसेंट ओरिजिन है। दोनों में अब डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे आप लोग, नहीं तो यू मस्ट रिविजिट आवर द प्रीवियस वीडियो और अपने नोट्स में उसको लिख लेंगे, तभी ये टॉपिक आपके लिए स्कोरिंग तभी होगा जब आप इसके जो एग्जैक्ट जो फोकस एरिया है उसको आप देख पा रहे हैं। तो पहला बात कि गुड गवर्नेंस जो है, सुशासन, ये जो आइडिया है ये क्या है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है, एज ओल्ड आइडिया है, हमेशा चलते आ रहा है। मोनार्किक सिस्टम में कोई फिलोसोफर किंग की बात करता है, बहुत सारी बातें किए हैं हम लोग। कांटियन फिलोसफी देखे कि जो ड्यूटी थिक्स की बात किया, फिर यूटिलिटारियन बाय जेरोमी बेंथम बात किए हम लोगों ने, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ये रिसेंट ओरिजिन में है। और रिसेंट ओरिजिन की जब बात करते हैं तो याद करिए 1992 में वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया था, दैट इज गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, कि सब सहारन कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में जब स्टडी किया गया कि वहां पर क्या है ना, फाइनेंशियल अनवाइबिलिटी है। इसका मतलब जब कंसेप्ट की बात करेंगे तो कंसेप्ट में आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि जो गुड गवर्नेंस है ये बेसिकली एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है ना। पहला की चीज क्या कि ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, दूसरा इट इज इंस्ट्रूमेंटल, है ना। गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये पहली बात इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का व्यू पॉइंट है। वो क्या बात किया था कि गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होगा ना, गुड गवर्नेंस बेसिकली किसकी बात करता है ना, साउंड डेवलपमेंटल मैनेजमेंट की बात करता है ना। गुड गवर्नेंस की जब बात करेंगे तो ये बेसिकली एक साउंड डेवलपमेंटल मैनेजमेंट की बात करता है सॉरी। और जब साउंड डेवलपमेंटल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इससे इनका क्या मतलब होता है कि पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट। और जब पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो फिर क्या फोकस करते हैं कि द पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, है ना, द पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। कि इस तरह से जब द साउंड डेवलपमेंटल मैनेजमेंट, पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट का मतलब हमको एक फिस्कल पॉलिसी में रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, क्योंकि फोकस एरिया क्या था कि जो सब सहारन कंट्री है वहां पर क्या प्रॉब्लम है ना, फाइनेंशियल अनवाइबिलिटी का। याद करेंगे द फाइनेंशियल अनवाइबिलिटी, सो हाउ यू विल ब्रिंग द गुड फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल अनवाइबिलिटी को कैसे आप ठीक करोगे ना, सिर्फ आपको इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस करने की जरूरत के साथ साथ आपको पॉलिसी, पॉलिटिकल कंडीशंस, ब्यूरोक्रेटिक इफिशियंसी, वो सारी रिफॉर्म्स की चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको एक साउंड डेवलपमेंटल मैनेजमेंट हासिल होगा। और वो जो कंडीशंस हासिल होगा दैट इज बेसिकली गुड गवर्नेंस है। तो
वेरी इंस्ट्रूमेंटल, कि ये फोकस करता है कि क्या करना चाहिए। गुड गवर्नेंस क्या है? इट इज एन स्टेप्स, इट इज ए मीन्स टू एन एंड है, ठीक। लेकिन इकोनॉमिक इन ओरिएंटेशन है, क्योंकि ये फोकस किस पे करता है? फाइनेंशियल सिस्टम वाइबिलिटी पे फोकस करता है। किस तरह से जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका जो कैपेसिटी, उसका जो रेजिलियंस है, उसको इंप्रूव किया जाए, बढ़ाया जाए, और इस तरह से जो एटमॉस्फेयर कंडीशन मिलेगा, दैट इज बेसिकली द गुड गवर्नेंस। लेकिन ये गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट दिया वर्ल्ड बैंक ने, बाद में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि OECD, इन सब लोगों ने भी इसी आइडिया को फॉलो किया, जैसे कि OECD है ना, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सब ने इसी व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया, जिसकी चर्चा हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे कि ये जो गुड गवर्नेंस है, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग को और क्या चीजें जाननी चाहिए। तो पहली बात कि जो सेकंड ARC है, दैट इज कॉल्ड ARC 2, इसमें जो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट है उसको आप पढ़ेंगे, वो आपका गुड गवर्नेंस की बात करता है। तो गुड गवर्नेंस को बात करेंगे, जिसका मतलब क्या हुआ ना, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, मोर क्लोजर टू द सिटीजन पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ना नेटवर्किंग अप्रोच होना चाहिए, द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू काम करना चाहिए, और उस तरह से जो एटमॉस्फेयर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काम करेगा, दैट इज बेसिकली द गुड गवर्नेंस। तो ये सेकेंड ARC से बात करता है कि किस तरह से उस गवर्नेंस को हासिल किया जाए। उसके पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो गुड गवर्नेंस बोल रहे हैं, ये सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से इसको समझ सकते हैं ना। इट टॉक्स अबाउट द 8 एट्रीब्यूट्स। कितने एट्रीब्यूट्स की बात करता है ना? 8 एट्रीब्यूट्स। तो इसको आप लोग हेडिंग लिख लेंगे। तो हम लोग अभी देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है? फीचर्स, एट्रीब्यूट्स। तो गुड गवर्नेंस को हम लोग एक ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर से देखते हैं कि मान लेते हैं कि इसके 8 फीचर्स हैं। क्या है ना? 8 एट्रीब्यूट्स हैं। कौन कौन से 8 एट्रीब्यूट्स हैं ना? पहला, इसको ऐसे याद रखेंगे, एक एक्रोनीम है, दिस इज अत्री FRC, कि जब भी गुड गवर्नेंस के फीचर्स की बात की जाएगी कि गुड गवर्नेंस बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या होना चाहिए ना? उस एटमॉस्फेयर में A फॉर अकाउंटेबिलिटी, ए से क्या होना चाहिए? अकाउंटेबिलिटी। सेकंड, T फॉर ट्रांसपेरेंसी, है ना, T से क्या है? दैट इज द ट्रांसपेरेंसी। देन R for what? The responsiveness, है ना, the responsiveness। E for efficiency, है ना, E for effectiveness, effectiveness। F for the follow the rules, follow the रूल्स या रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ठीक। उसी तरह से R फॉर रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल। C फॉर कंसेंसस ओरिएंटेड, C से कंसेंसस ओरिएंटेड, ठीक है। सो दीज आर द 8 एट्रीब्यूट्स ऑफ द गुड गवर्नेंस: अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, that is responsiveness, ethicality या efficiency, effectiveness, then follow the rule of law, then R for responsible, and that is C for consensus oriented। मैंने क्या बताया था कि किस तरह से गुड गवर्नेंस को डिफाइन करेंगे? इट इज ए मल्टी स्टेक होल्डर नेटवर्किंग अप्रोच, है ना। गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस के बीच का डिफरेंस ऑलरेडी हमको पता है कि गवर्नमेंट क्या है? इट इज एन ऑफिशियल कोड ऑफ कंडक्ट, इट फोकस ऑन आई अप्रोच। बट गवर्नेंस क्या है? इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है, फोकस ऑन वी अप्रोच। तो गवर्नेंस कैसा होगा ना? कंसेंसस ओरिएंटेड होगा। गवर्नेंस कैसा होगा? इंक्लूसिव होगा। गवर्नेंस कैसा होगा? पार्टिसिपेटिव होगा। तो गवर्नेंस मतलब कि कंसेंसस ओरिएंटेड, ये इसका फीचर है।
गवर्नेंस किसकी बात करेगी? अकाउंटेबिलिटी की बात करेगा, कि मतलब आंसरेबिलिटी की बात करेगा, कि फॉर एवरी ओमिशंस एंड कमीशन, जो भी काम होगा, जो भी पॉलिसीज होगा, उसके लिए किसको जवाब देना पड़ेगा? ना गवर्नमेंट हैज टू बी अकाउंटेबल, द पीपल हैज टू बी अकाउंटेबल, मतलब स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसाइटी हैज टू बी अकाउंटेबल, है ना? स्टेक होल्डर्स हैज टू बी अकाउंटेबल। अभी के टाइम में सिर्फ हम लोग ये नहीं बात कर सकते हैं कि इट इज द फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट ओनली, रादर इट इज द फेल्योर ऑफ ऑल द इंक्लूसिव स्टेक होल्डर्स। यहाँ पर सिविल सोसाइटी का भी रोल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का भी रोल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का भी रोल इंपॉर्टेंट है। इफ द कंट्री इज फेलिंग, इट मींस देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, देयर इज लेस अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी की बात करता है गुड गवर्नेंस, ये ट्रांसपेरेंसी की बात करता है कि कितना ट्रांसपेरेंट है सिस्टम। ट्रांसपेरेंसी की कैसे बात करेंगे ना, जब हम लोग बात करेंगे, इसलिए बहुत सारे लेजिस्लेशंस लाए जाते हैं कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो, ब्यूरोक्रेटिक करप्शंस नहीं हो, ब्यूरोक्रेटिक बोटलनेक नहीं हो, ब्यूरोक्रेटिक चॉक्स नहीं हो। ठीक, जैसे कि हम लोग जब बात करते थे रेड टैपिज्म की, है ना, रेड टैपिज्म की बात करते थे कि यहां पर इंस्पेक्टर लाइसेंस रूल चलता था। यहां पर क्या बात किया जाता था कि शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल, जिसके चलते क्या होगा ना, ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस को बढ़ावा नहीं दिया जा सकेगा, गुड बिजनेस कंडीशंस नहीं क्रिएट किया जा सकता है। तो ये सारे दैट इज कॉल्ड बॉटलनेक्स थे, बैरियर्स थे। तो गुड गवर्नेंस किसकी बात करेगा कि ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इनटू द सिस्टम। किस तरह से ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं? थ्रू लेट्स से डिजिटल टेक्नोलॉजी, है ना। जैसे कि जो प्रोजेक्ट है एनईजीपी प्रोजेक्ट, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, जैसे डिजिटल गवर्नेंस की बात करेंगे हम लोग, है ना, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस की बात करेंगे, तो ये सारे सिस्टम को क्या करेगा ना, ट्रांसपेरेंसी असर करेगा, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेगा। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे यूपीआई पेमेंट, ये सारे जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ये सारी चीजें सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने की बात करता है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी के लिए हमारे इंडिया के केस में जो इसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बोलते हैं, या जिसको पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी लेजिस्लेशन बोलते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाउ यू विल इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी? यहां पर एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, दैट इज आरटीआई एक्ट 2005, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। आंसरेबिलिटी के लिए जैसे सोशल ऑडिटिंग का प्रोविजंस है। सोशल ऑडिटिंग नाम जानते हैं कि जैसे कोई भी स्कीम है, कोई भी पॉलिसीज हैं, उसको पोस्ट फैक्टो एनालिसिस, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए सोशल ऑडिटिंग किया जाता है ना। तो सोशल ऑडिटिंग अकाउंटेबिलिटी के लिए सोशल ऑडिटिंग, जैसे नरेगा एक्ट जो है उसमें इनबिल्ट क्लॉज है कि सोशल ऑडिटिंग का, गेटिंग माय पॉइंट। तो सोशल ऑडिटिंग है। तो हमारे पास 8 फीचर्स हैं, आपको इसको याद रखना चाहिए कि फर्स्ट इट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कैसे आ सकता है? थ्रू लेजिस्लेटिव कंट्रोल। कैसे आ सकता है? थ्रू फिनेंशियल कंट्रोल, थ्रू जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। सो मतलब ऑफिशियल्स फॉर देयर ओमिशंस एंड कमीशंस, उसके लिए कहां पर अकाउंटेबल होना पड़ेगा? टू द पीपल, टू द लेजिस्लेचर, टू देयर व्हाट इज कॉल्ड, इसलिए वो कैसे काम करते हैं? थ्रू देयर ऑफिशियल कोड ऑफ कंडक्ट। तो यहां पर फर्स्ट फीचर अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, रिस्पॉन्सिवनेस है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब सिस्टम क्या इलिटिस्ट होना चाहिए? नो, सेंसिबल होना चाहिए, है ना, इथिकलिटी होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए। क्या टर्म यूज करेंगे? सिस्टम मस्ट बी एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक कि मतलब एम्पैथी कैसे ला सकते हो? जैसे हम लोग कभी बात करते हैं कि जैसे आप किसी के दर्द को या फिर किसी के इशूज को तब तक नहीं समझ सकते हो जब तक आप उन इशूज के साथ कोई समय नहीं स्पेयर किए हो। जैसे एम्पैथी समझना हो तो किसी आदमी के कुछ चीजों को समझना हो तो आप उसके जगह पे ले जाकर रखो। गेटिंग माय पॉइंट? जब हम लोग बात करते हैं कि लेट्स से पॉवर्टी एलिवेशन पे काम करना है, मतलब रिडक्शन इन पॉवर्टी, तो पॉवर्टी को कैसे आप समझ सकते हो? अनलेस एंड अनटिल आप उस पॉवर्टी के कंडीशंस में रहे हो। ठीक, इसी को बोलते हैं एम्पैथी। आप सही चीजों में आपका कॉल और आपके एक्शंस एंड डीड्स कब नहीं मैच करेंगे? जब तक कि आपका वर्ड्स और एक्शंस के बीच में कॉम्प्लीमेंटारिटी हो। तो सिस्टम को रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। सिस्टम को कैसा होना पड़ेगा? सेंसिबल होना पड़ेगा। सिस्टम को यह सिर्फ नहीं बात करना पड़ेगा कि वी हैव सिंपली जो भी इन्फ्यूज द मनी और चीजें सारे प्रॉब्लम चेंज होती चली जाएगी। नो, तो रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। उसी तरह से ये बात करता है इफिशियंसी का, इफेक्टिवनेस का, है ना। मतलब हम लोग अभी किस पे बात करते हैं? न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच।
कंज्यूमर्स आर द सुप्रीम मास्टर, है ना। तो इसका मतलब कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज द पैरामाउंट, उसको तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। हर एक पॉलिसी, हर एक गवर्नेंस, हर एक चीजों का फोकस एरिया क्या है, इन द एरा ऑफ द कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो यहां पर हमको एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस लाना पड़ेगा, इसीलिए द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के कैपेसिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। यहां पर हम लोग बात करेंगे, लेट्स से अभी के टाइम में कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेस, द डिसिप्लिन लाइक द पुलिस रिफॉर्म्स। जैसे पुलिस रिफॉर्म्स की बात की जाती है तो आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करते हैं, ना कम्युनिटी पुलिसिंग की। नाम सुने हो कम्युनिटी पुलिसिंग का, ठीक। तो कम्युनिटी पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग इसको ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, कि अभी भी बहुत सारे कमिटीज, कमीशंस बनाए गए, लाइक दैट इज कॉल्ड नेशनल पुलिस, दैट इज कॉल्ड कमीशंस, रेबरो कमेटी, है ना। तो ये सारे बातें करें उन्होंने कि कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होता है। बेसिकली अभी भी इंडिया के केस में जो है पुलिसिंग एक एलिमेंट ऑफ व्हाट, द कंसर्न एंड थ्रेट बना हुआ है। कहीं पर भी लोकल एरियाज में, विलेज एरियाज में जब भी पुलिस विजिटिंग होता है, व्हीकल जाता है, तो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है कि दैट इज कॉल्ड नॉट एसोसिएटेड विद द पुलिस, थोड़ा डरा सहमा रहते हैं। तो इसको चेंज करने की जरूरत है, ठीक। इसी को बोलते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग। जब हम लोग पुलिस रिफॉर्म्स का अलग वीडियो आएगा, जब क्लासेस होगी, तो वहां पर अलग से एक सेपरेट क्लास ही होगा पुलिस रिफॉर्म्स की। गेटिंग माय पॉइंट, कि किस तरह से जो इंडियन पुलिस है, इंडियन पुलिस सर्विस, मतलब पुलिस का अप्रोच सर्विस की ओर होना चाहिए, ना कि दैट इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ फोर्स होना चाहिए। तो कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करता है। उसी तरह से और भी चीजें हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है। रूल ऑफ लॉ पे ऑलरेडी हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि दैट इज कॉल्ड, इट इज द रूल बाय द लॉ, नॉट रूल बाय द मैन। गेटिंग माय पॉइंट, तो रूल ऑफ लॉ की बात करेगा। सो ये सारी चीजें जो फीचर्स हैं, ये गुड गवर्नेंस के 8 एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, और इन 8 एट्रीब्यूट्स को हम लोग एक ऑक्टागोनल शेप में दिखा सकते हैं। कैसे, ऐसे समझिए, है ना। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको अच्छे से बना लीजिएगा। दिस इज ऑक्टागन, इसके सेंटर पे होगा गुड गवर्नेंस। एंड व्हाट इज द गुड गवर्नेंस, मतलब ज्यादा से ज्यादा सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो 8 फीचर्स याद हो गया होगा। ट्रिक इज 3 FRC, ठीक है। मतलब हमारे साथ कहिए कि दैट इज अकाउंटेबिलिटी, है ना, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस। यहां पर ई से इथिकलिटी भी जोड़ सकते हैं आप, इथिकलिटी, देन रिस्पॉन्सिबल, कंसेंसस ओरिएंटेड, क्योंकि अभी के टाइम में हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी में काम कर चुके हैं। वी हैव द डिजिटल गवर्नेंस, बट स्टिल कुछ ब्यूरोक्रेटिक चॉक्स है, स्टिल कुछ ब्यूरोक्रेटिक करप्शंस है, चीजें कभी कभी लगती है कि चेंज नहीं हो रही है। तो यहां पर अब प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ हमको इथिकल गवर्नेंस की बात करनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या ऐड करेंगे ना, इथिकल गवर्नेंस, है ना। किसकी बात करेंगे, इथिकल गवर्नेंस। गेटिंग माय पॉइंट। सो इसीलिए आपका जैसे यूपीएससी के सिलेबस में पेपर 4 है, इथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड। तो वो सारी चीजें क्या है कि ज्यादा से ज्यादा व्हाट, द मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट, इसकी बात करता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, जिसमें कि कुछ इनिशिएटिव्स आप लोग देख लेंगे कि भारत सरकार ने अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव लिया है इस डायरेक्शंस में, जिससे कि जो गवर्नेंस है, जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, वो ज्यादा से ज्यादा एसोसिएटिव हो, ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव हो। जैसे कुछ इनिशिएटिव्स की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपेरेंसी लेजिस्लेशन से ही शुरू करते हैं। वो 8 फीचर्स को ध्यान रखोगे, उससे जो भी इनिशिएटिव है आप वहां से भी लिख सकते हो। जैसे ट्रांसपेरेंसी लेजिस्लेशन में बात करते हैं तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये अपना जानते हैं। उसी तरह से बहुत सारे अदर एक्ट है, लेट्स से राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट। उसी तरह से बहुत सारे द करप्शंस माने उस डायरेक्शन में काम किए गए हैं, जो प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट, है ना। कुछ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम्स हैं, राइट। जैसे एडीआर के जो रिपोर्ट्स आते हैं, है ना। इस तरह से आप एटलीस्ट 10 इनिशिएटिव्स यानी जो भी पॉलिसीज है उसको आप एक जगह लिस्ट आउट कर लेंगे।
आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा स्ट्रेट वे कि व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू असर ए सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। आरटीआई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जैसे कि द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, यू कैन राइट हियर कोपरा जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसी तरह से अदर इनिशिएटिव्स लाइक द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक, जैसे ओम्बुड्समैन इनिशिएटिव लिए गए हैं। ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन क्या होता है बच्चों बताओ? ओम्बुड्समैन जिसको कि हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, लोकपाल या फिर लोकायुक्ता, लोकायुक्ता। ओम्बुड्समैन का कॉन्सेप्ट बताओ, इंडियन ओरिजिन है कि वेस्टर्न ओरिजिन है? मेक ए कमेंट कि ओम्बुड्समैन का जो आइडिया है वो किस कंट्री से ओरिजिनेट होता है या हुआ है, इसको आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ओम्बुड्समैन है। उसी तरह से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ठीक, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम्स है। उसी तरह से यू कैन राइट ऑल्सो दैट इन द नरेगा एक्ट यू कैन ये सोशल ऑडिटिंग लिख सकते हो आप लोग, सोशल ऑडिटिंग है ना। फिर लिख सकते हैं आप लोग क्या, जैसे कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ है ना, डेटा प्रोटेक्शन लॉ। फिर आप लोग यहां ये लिख सकते हो कि दैट इज विसल ब्लोअर एक्ट, ठीक है, विसल ब्लोअर है ना। उसी तरह से विसल ब्लोअर मतलब जो कोई इशू को हाईलाइट करता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए उसको क्या बोलते हैं, विसल ब्लोअर है ना। उसी तरह से और क्या बता सकते हो कि क्या क्या इनिशिएटिव्स इस डायरेक्शन में लिए जा सकते हैं या लिए गए हैं? आरटीआई एक्ट हो गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, सोशल ऑडिटिंग आप लोग लिख देना कि दैट इज कॉल्ड नरेगा है ना, इसमें कुछ इनबिल्ट क्लाउज है। उसी तरह से वी हैव लेट्स से डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, इस डायरेक्शन में और काम होना चाहिए। द विसल ब्लोअर एक्ट है, द प्रोटेक्शन ऑफ द विसल ब्लोअर। और क्या काम किया जा सकता है इस डायरेक्शन में ना, दैट इज कॉल्ड कोड ऑफ इथिक्स है ना, कोड ऑफ इथिक्स। फिर कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट इसको ठीक किया जाना चाहिए। फिर राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट इसके बारे में लिखेंगे। फिर कुछ है एक सनशाइन एक्ट, सनशाइन एक्ट। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे कि जब पूछा जाएगा क्वेश्चंस की इनिशिएटिव्स टेकन, तो ये सारे आपके इनपुट्स होने चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम लोग गुड गवर्नेंस के अभी उस पॉइंट पे हैं कि अभी हम लोगों ने गुड गवर्नेंस पे एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है कि जब हम लोग गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, गुड गवर्नेंस के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। गुड गवर्नेंस का मतलब सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन से है। लेकिन दोस्तों इस टॉपिक को जब भी आप लोग तैयार करेंगे तो इस टॉपिक पे हमेशा कुछ टॉपिक जो कन्वर्जिंग है वो क्या है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप गुड गवर्नेंस को देखेंगे। गुड गवर्नेंस के साथ साथ ना डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन को भी तैयार रखना है, और डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन तीनों टॉपिक को एक साथ तैयार करना है कि जो भी चीजें इन द बैकग्राउंड में हो रही है डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में, वही आपको हेल्प और इनेबल करेगा जब गुड गवर्नेंस आप तैयार करेंगे। साथ ही साथ इस पूरे एपिसोड में एक डिसिप्लिन है जिसको बोलेंगे इवोल्यूशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इस इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक निकोलस हेनरी इनका जो पैराडिम्स है कि किस तरह से ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिसिप्लिन इवॉल्व हुआ है, उसमें कि जो सिक्स्थ पैराडिम है दैट इज कॉल्ड पैराडिम नंबर 6, जिसको बोलते हैं इन द गुड गवर्नेंस एरा, किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन इवॉल्व हुआ, फ्लरिश हुआ और किस तरह से ये चलता है। तो ये सारी चीजें जब आप आंसर्स लिखेंगे तब आपको हेल्प करेगा और आपका आंसर बहुत ही अच्छा होगा। तो डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस एंड इवोल्यूशंस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन, इसको चारों को एक साथ कर लेंगे। एक फंडे समझ में आ गया तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो ये सारी चीजों में कैसे लिंक करते हैं इसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं जब डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात किए थे। तो अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आपके ऑलरेडी क्लास वर्क में कराया हुआ है क्वेश्चन है।
कुछ जो अभी यहाँ का हम लोग का टेस्ट कंडक्ट हुआ था वहां पूछा गया है. सो इट विल प्रोवाइड यू सम इंसाइट दैट हाउ to tackle certain such questions and what nature of the questions is possibly going to ask from this particular chapter. और इससे कोई भी अदर टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, then you would have the cells that you could write the answer. जब आपके पास इतने बैकग्राउंड में हो. तो क्वेश्चन करने के पहले एक थोड़ा सा ग्लिम्स या फिर रिकैप बोल सकते हैं कि आपको गुड गवर्नेंस शॉर्ट में कैसे ध्यान रखना है. पहली बात कि गुड गवर्नेंस का जो आइडिया है उसको सेपरेट करेंगे आप, उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को पढ़ेंगे जिसमें डिफरेंट व्यू पॉइंट्स कि गुड गवर्नेंस एक कंडीशन प्रोवाइड करता है क्या कि जिसमें कि जस्टिस पे, इक्वालिटी पे बात हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिवनेस की बात करता है. और ये जो आइडिया है इट इज वेरी ओल्ड इन कॉन्सेप्ट, वेरी ओल्ड इन आइडिया. ये मोनार्किक सिस्टम में बात करता है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में फिलोसोफर किंग की बात करा, वर्चुअस किंग की बात किया, वो बहुत सारी बातें जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. फिर जब हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इन दी बैकड्रॉप ऑफ व्हाट द सब सहारन कंट्री में जो क्राइसिस है तब जाके रिपोर्ट्स वगैरह आए और देखा गया कि फाइनेंशियल अनवाइबिलिटी, तब यहां से कॉन्सेप्ट शुरू होता है. और 1992 में दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया, याद हो गया होगा, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट. उस गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट में क्या बात की गई ना, रिफॉर्म्स की बात की गई कि आखिर ये गुड गवर्नेंस कैसे हासिल करेंगे. उसके लिए हमको साउंड डेवलपमेंटल मैनेजमेंट करना होगा, पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट करना होगा, पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट करना होगा. इस तरह से जो हमको एक कंडीशंस, एटमॉस्फेयर, एक सिस्टम हासिल होगा, दैट इज द कंडीशन फॉर गुड गवर्नेंस. लेकिन गुड गवर्नेंस को यह भी बोला जाता है इट इज ए न्यू अवतार ऑफ डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन. अब ये क्वेश्चन जैसे ही आ गया तो आपको ये फंडे क्लियर होने चाहिए कि आखिर डीए और गुड गवर्नेंस में कैसे रिलेशनशिप है. ये सब बातें हम लोग और चर्चा करेंगे जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक, तो ये सब बातें हैं, एक एस्पेक्ट है, लेकिन बहुत सारे थिंकर्स इसको नहीं एग्री करते हैं. देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हु बिलीव कि बेसिकली ये जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस है ये बेसिकली गुड गवर्नेंस का सही मॉडल नहीं है. गेटिंग माय पॉइंट. तो वो सारी चीजें अब लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. तो अब हम लोग चलते हैं कुछ नए वीडियो, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिसके कि आपको एक बेटर इंसाइट मिलेगा इस टॉपिक पे.